गुड मॉर्निंग। बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि 2 बजे या 3 बजे उठने का क्या फ़ायदा अगर तुम 7 घंटे 6 घंटे ही पढ़ पाते हो दिन में। तो देखो, पहली बात, मेरा टारगेट दिन में 8 घंटे पढ़ने का रहता है। अब मेरा इतना नहीं कर पा रहा हूँ मैं इफ़ेक्टिवली, तो मेरा 6 साढ़े 7 7 घंटे में पढ़ पाता हूँ। आज मैं ये भी बताने वाला हूँ कि मेरा कितना टाइम कहाँ जाता है, कैसे कैसे मैं यूज़ करता हूँ। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं बेड से उठते ही ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखता हूँ, क्योंकि माइंड एकदम ब्लैंक रहता है। और जब आप सोचें कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, तो आप मॉर्निंग में ही अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। मैं लगभग आधे पेज से ज़्यादा पे लिखता हूँ किस किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। बचे पैराग्राफ में ये लिखता हूँ कि आज मुझे दिन में क्या क्या करना है, एक ओवरऑल खाका तैयार करता हूँ। उसके बाद मेरी एक डायरी है, इसमें मैं कुछ चीज़ें नोट करके रखता हूँ। जो भी बुक्स पढ़ता हूँ मैं, वो लिखी होती हैं जनरल पब्लिक के लिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं उस चीज़ में काम आएंगी। मैं इसमें उसको अपने से रिलेट करके कि मुझे क्या काम आएगी, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, वो लिखता हूँ और साथ में उस बुक को अप्लाई करता हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस भी लिखता हूँ। और इसमें मैं एक और चीज़ नोट करके रखता हूँ, एक अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। और मैं एफर्मेशंस लिख के रखता हूँ, क्योंकि एफर्मेशंस वो हैं कि जो आपको हर वक्त याद दिलाती हैं कि आपने क्या करना है, क्या किस लिए उठ रहे हो आप इतना सुबह। जो इतनी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी हुई हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि बुक्स ज़्यादा पढ़ना काम नहीं करती हैं, आप रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं चीज़ों को, वहाँ से सीखते हैं, ज़्यादा काम करती हैं। बुक्स आप भूल जाते हैं क्योंकि आप अफर्मेशन नहीं करते हैं और उनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं जिस वक्त आप उन्हें रीड कर रहे हैं। वरना यही बुक्स हैं जिनकी वजह से आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकते हैं, जिस भी काम को कर रहे हैं आप कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। उसके बाद में 2 या 3 पेज किसी ना किसी सेल्फ हेल्प बुक के पढ़ता हूँ मॉर्निंग में। मैक्सिमम 3 पेज पढ़ता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और ये मैं इंग्लिश के लिए नहीं करता हूँ, ये सिर्फ मैं कुछ सीखने के लिए, नया सीखने के लिए करता हूँ। फिर मैं पहले 5 मिनट ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ और विजुअलाइज करता हूँ। मैंने विजुअलाइजेशन के ऊपर 2 बुक्स पढ़ी हैं, एक तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और द सीक्रेट। इन दोनों बुक्स में करने का तरीका लगभग सेम है, बट दोनों में पर्पस अलग है कि उसमें क्यों कर रहे हैं। उसमें सबकॉन्शियस माइंड की पावर बताते हैं और द सीक्रेट में फेमस लोगों के एग्जांपल्स बताए हुए हैं कि यूनिवर्स कॉलिंग के हिसाब से। तो मैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ये विजुअलाइजेशन करता हूँ और उसी प्रोसेस में करता हूँ जिसमें उस बुक में मुझे समझाया गया है। फिर मैं ये अपने बेड साइड की कोट पढ़ता हूँ, क्योंकि इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि किसी दिन अगर आप दिन में नहीं पढ़े हों और रात में जब सोने जाएं, एग्ज़ाम के बारे में जस्ट सोच लीजिए सिंपल कि मेरा एग्ज़ाम उस दिन है, रिजल्ट वाले डे के बारे में सोच लीजिए, तो उससे ज़्यादा अनसेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा कि आप उठ के पढ़ने लगोगे। बस इसी फीलिंग के लिए दिन में पढ़ता हूँ, इसी डिटर्मिनेशन के साथ सुबह उठता हूँ मैं डेली। फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज क्या करता हूँ, मैं सिर्फ पुशअप्स लगाता हूँ मॉर्निंग में, एक सेट लगाता हूँ टिल फेलियर तक, क्योंकि उससे ब्लड पंप अप हो जाता है, तो नींद आने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जिस दिन पुशअप्स नहीं लगाता हूँ उस दिन अगर मॉर्निंग में करंट अफेयर्स पढ़ने बैठ जाऊँ तो पक्का नींद आती है। उसके बाद मैं अपना टेबल सही करता हूँ, पूरे दिन में काफ़ी फैल जाता है, सब चीज़ों को जगह पे लगाता हूँ, क्योंकि पूरे दिन में आलस में जो चीज़ उठा के ले आता हूँ उसे टेबल पे ही रख लेता हूँ, कहीं रखता नहीं हूँ। अब बेटर लग रहा है, पहले से पढ़ने में मन लगेगा इसमें। फिर मैं मॉर्निंग में किसी को भी अगर थैंक यू लेटर लिखना है तो मैं मॉर्निंग में लिखता हूँ। उसके बाद मैं 3:30 बज गए मुझे मॉक टेस्ट देने के लिए बैठने में, 6:30 बजे मेरा मॉक टेस्ट ख़त्म हुआ। और आज कुछ ऐसा है कि मेरी 76.7 परसेंटाइल आई है, मार्क्स 57 है। बट सबसे बड़ा रीज़न उसका है रीजनिंग मैंने 18 अटैम्प्ट्स किए थे, जो लगभग 22 मार्क्स या 23 मार्क्स के आसपास के थे, बट 11 क्वेश्चन गलत हो गए। मतलब इतनी डिज़ास्टर तो कभी नहीं रहती है रीजनिंग, जबकि मेरे प्रीवियस मॉक्स में 1 और 2 में 21 मार्क्स आ रहे थे। मैं कंफर्टेबल था अपनी रीजनिंग के साथ, बस डर था तो क्वांट का था। इंग्लिश में मार्क्स बढ़ रहे हैं, पहले 13 थे, 2 में 16.5 और 17.5 है, बस थोड़ा परसेंटाइल का ध्यान रखना है और आगे इंग्लिश में तो मार्क्स इंक्रीज़ होंगे ही। रीजनिंग में जो पहले ही 5 क्वेश्चन में से ये 4 क्वेश्चन गलत हो गए। ये जो कोडेड फॉर्म में ब्लड रिलेशन आया था, इसमें मैंने कोडिंग सही कर ली थी, बट इसके जो लास्ट के 2 वर्ड्स थे उससे उसका जेंडर चल रहा था। पता नहीं कैसे मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस पर और उसे पूरी को सॉल्व कर दिया। और उसके बाद सबसे बेकार चीज़ रही कि जितने भी मैंने डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे सारे गलत थे। और क्रिटिकल रीजनिंग पिछले मॉक में मैंने 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 1 या 2 गलत थे सिर्फ। इस बार 3 में से 2 गलत हो गए क्रिटिकल रीजनिंग में भी। और इनपुट आउटपुट में मतलब ब्रेन इतने बेकार तरीके से काम कर रहा था रीजनिंग के टाइम पे कि थर्ड स्टेप में अपोजिट लेटर दे रखा था और उसमें 2+ करना था। मैं उसमें के को 12 वैल्यू ले रहा था, जो कि बैठ ही नहीं रहा था, और उसकी वजह से वो उसमें बहुत टाइम लगा चला गया। इंग्लिश में पिछले मॉक से इम्प्रूवमेंट हुआ है, बस कुछ क्वेश्चंस हैं जो गलत हुए हैं। एक तो पैरा जंबल में जो एक स्टेटमेंट को बाहर निकालना होता है वो गलत स्टेटमेंट बाहर निकाल दिया था। और जो इंग्लिश में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ये इन्फ्रेंस या फिर स्ट्रेंथन वाले,
इनमें से 2 क्वेश्चंस गलत हुए थे मेरे। इंग्लिश में मैं जैसे जैसे मॉक टेस्ट लगाता जाऊंगा, प्रैक्टिस में आता जाऊंगा, मार्क्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो क्लियर हैं, बट मॉक के साथ मैं अभी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हुआ हूँ। क्वांट में जब इस टाइप का पेपर आता है तो मेरे मार्क्स अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि हर्षल अग्रवाल सर से अगर आप पढ़ते हैं तो ये जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये 2 मार्क्स में जो कैसलेट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अर्थमेटिक के, जिन क्वेश्चंस में इक्वेशंस बनती हैं, इस डीआई में इक्वेशन बन रही थी तो ये मुझे आसान लगी, मैंने सॉल्व कर दी, तो मेरे मार्क्स 20 के पास चले जाते हैं, वरना नीचे हो जाते हैं। तो अब मुझे बस प्रैक्टिस करनी है कि अर्थमेटिक टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ। फिर मैंने मॉक टेस्ट देने के बाद 7 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट किया और थोड़ा ऊपर टहलने के लिए चला गया, क्योंकि जब ऐसा मॉक टेस्ट चला जाए कि आपने 22 मार्क्स का अटैम्प्ट किया हो एक सेक्शन में और उसमें सिर्फ 4.5 नंबर आए, तो दिमाग ख़राब हो जाता है। और ऑलरेडी पहले से इंग्लिश में ही थोड़ा दिमाग ख़राब था, तो इसलिए मैंने थोड़ा वॉक किया और सोचा कि कैसे इंप्रूव करूँ इस चीज़ से, कैसे ओवरकम करना है। जो लोग घर पे पढ़ाई करते हैं वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि जब आप घर पे ब्रेक लेने जाते हैं तो आपके 2 घंटे कहाँ निकल जाते हैं आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है। अगर आप कहीं रूम पे रह रहे हैं तब आप ब्रेकफास्ट आप 30 मिनट में करके आ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है काफ़ी टाइम हो गया, अब पढ़ लूँ मैं दोबारा। जब मैंने रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट किया एनालाइज करना, तो मैंने देखा कि जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए उनमें से कैसे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जिसे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए गलत हो रहे हैं कि नेग्लिजेंस, मतलब ध्यान नहीं दे रहा हूँ ऑप्शंस की तरफ और क्वेश्चन को पूरी तरीके से रीड नहीं कर रहा हूँ, बस आगे बढ़ा चला जा रहा हूँ, अरे हो गया ये तो आगे बढ़ो, हो गया। और अच्छा और लग रहा था करते टाइम कि अरे इतने कम समय में इतने क्वेश्चन होते जा रहे हैं, बस लास्ट में इनपुट आउटपुट में फंस गया था जहाँ मेरे 12-13 मिनट निकल गए थे। और वो भी इसी वजह से निकले थे क्योंकि मैं छोटी सी मिस्टेक किए जा रहा था, जो अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन है उसको गलत लिख के सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, तो वो होता ही नहीं। फिर मैंने इंग्लिश का सेक्शन एनालाइज किया और उसमें मैंने वो क्वेश्चंस किए जिनमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि गलत क्वेश्चन को तो देखते ही पता चल गया कि अरे हाँ ये छोटी मिस्टेक की है, ये आगे नहीं करनी है। और एक और प्रॉब्लम हो सकती है रीजनिंग में इतना बेकार परफॉर्म करने की कि कुछ दिन से पजल बनाना छोड़ दिया है मैंने। जो 1-2 पजल डेली बना रहा था इंटरव्यू के टाइम देने के चक्कर में, वो मैंने छोड़ दिए, उनको कंटिन्यू करूँगा। देखता हूँ फिर कि इम्प्रूवमेंट दोबारा आता है रीजनिंग में या नहीं। मुझे ध्यान उस चीज़ पे देना है कि किस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिससे कि मैं उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाऊँ। उसके बाद मैंने लंच ब्रेक लिया और लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया दिन में, और 1-1.5 घंटे सोने के बाद मैं उठा तो मैंने एक नोटिफिकेशन देखा क्वेरा पे कि अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए कौन सी बुक्स रीड करें। तो यहाँ भी एक ये चैनल है बुक डैट इन्फ्लुएंस्ड यू, इन्होंने भी यही बताया था, डीप वर्क बुक पढ़िए आप। ये बुक मैंने पढ़ी हुई थी और उस बुक से मैंने जो नोट्स प्रिपेयर करे हुए हैं उसमें से शॉर्ट नोट आगे भी चिपकाए हुए हैं अपने सामने। ये 2 नोट्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब गजनी हैं और हम कितनी भी बुक पढ़ लें हम सबको भूल जाते हैं, हम थोड़े समय उनसे दूर होंगे और भूल जाएंगे। इसलिए मैं जो भी सारी चीज़ें हैं उनको अपने सामने पेस्ट करके रखता हूँ। मेरे घर में आपको यही है कि हर जगह कुछ ना कुछ चिपका मिलेगा, और इससे परेशान भी रहते हैं घर वाले थोड़े कि पूरी दीवारें ख़राब करके रखता है। और ऐसी कोट्स जो आपको पुश करने में मदद करें। और डीप वर्क करने की खासियत ये है कि आप उसको ज़्यादा समय नहीं कर सकते हैं, 4 घंटा आप मैक्सिमम कर सकते हैं। मैं 6 घंटा 7.5 घंटा पढ़ता हूँ, तो बीच में वो हर वक्त डीप वर्क नहीं कर रहा होता हूँ। और डीप वर्क की खासियत ये भी है कि अगर आपके रूम में आसपास कोई भी साउंड आती है, नोटिफिकेशन आती है या कोई रूम में आता है, तो आपका माइंड उस डिस्ट्रैक्शन से अवेयर रहता है। और मैं जब पढ़ता हूँ तो ये डायरी जो थी मेरी, इसे साथ में रखता हूँ कि कोई भी थॉट आती है कि भाई ये भूल गया, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो मैं इसमें तुरंत नोट कर लेता हूँ और रख देता हूँ। इससे क्या साइकोलॉजिकली ये इम्पैक्ट पड़ता है कि मुझे लगती है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मैं उसके बारे में ज़्यादा बॉदर नहीं करता हूँ और ध्यान पे दे पाता हूँ आगे। फिर मैं इंटरव्यू की क्लास करने के लिए बैठ गया, गाइडली से, आदित्य सर की। इन्होंने इस क्लास में आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि अगर आपको एक लॉस मेकिंग ब्रांच में भेज दिया जाए तो आप उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे, एक आरआरबी पीओ की क्या ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और बैंक क्या होता है, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन, बैंक कैसे प्रॉफिट जनरेट करता है, या फिर बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर होता है। और जब ये क्वेश्चंस मैंने पहले से पढ़े हुए हैं, इनकी डेफिनेशंस मुझे पता है, मैं समझता हूँ ये क्या चीज़ें हैं, बट जब सर कराते हैं तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करता हूँ ज़ोर ज़ोर से बोलकर, क्योंकि आपको माइंड में सब पता होता है, वहाँ बोलने में आपको प्रेजेंट कैसे करना है उसमें दिक्कत आती है। कल सर ने वो वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया था जो मैं बता रहा था कि एसबीआई पीओ में पूछा था कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में से कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एक बैंक के लिए। तो वो वाला आंसर मैंने वहाँ भी अच्छे से किया था और यहाँ भी मैंने वही। उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया और इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह पढ़ने के लिए बैठ गया। आज मैंने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ा,
क्योंकि वहाँ आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक का और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक में क्या अंतर होता है। 5:15 बजे तक मेरी इतनी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गई थी और फिर मैं खेलने के लिए चला गया। मैं पहले भी ऐसे ही करता था कि 5 बजे तक पढ़ना है सिर्फ सुबह से, और लास्ट के टाइम को इन्जॉय करना है इवनिंग में, चाहे मैं वो रीडिंग करने में, कुछ लिखने में, या खेलने में, या घूमने, कैसे भी इन्जॉय करूँ। क्योंकि जब आप इवनिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके सोते हैं तो मॉर्निंग में उठने से पहले आपके जी पे जोर पड़ता है। इसलिए मैं इवनिंग को एंजॉय करता हूँ, जिससे कि मैं सुबह जब उठता हूँ तो बिल्कुल एकदम अच्छा लगता है उठने में फिर। और ये अभी पिछले कुछ दिनों में मैं जो शाम को भी पढ़ रहा हूँ, रात तक भी पढ़ रहा हूँ, वो इसलिए कि मैं दिन में नहीं पढ़ रहा हूँ इफेक्टिवली, अपने टाइम को वेस्ट कर दे रहा हूँ, मैनेज नहीं कर रहा हूँ अच्छे से। जब मैं अच्छे से मैनेज करता हूँ तो मैं 5 बजे के बाद बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ और सिर्फ अपने आप को एंजॉय करता हूँ। शाम के टाइम खेलने का एक और फ़ायदा है कि पूरे दिन का जितना भी स्ट्रेस होता है सब रिलीज़ हो जाता है। बॉल आसपास दीवार में लगने के बाद बहुत जल्दी जल्दी वापस आ जाती है, तो हम बहुत तेज तेज खेलते रहते हैं और हम बिल्कुल पसीनों में नहा जाते हैं। हमें खेलते हुए 7:30 बज गए। फिर मैं सीधा जाके डिनर किया, फिर कुछ समय फैमिली के साथ बातें करता हूँ, और अगर रात में मन करता है तो कोई बुक रीड कर लेता हूँ, या फिर जर्नल लिख लेता हूँ, या न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। मेरा मत थैंक यू छाप फॉर भैया। वॉचिंग। वैसे है जी। हाँ।